इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो आखिरी में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था इन लास्ट लेक्चर में, तो दैट वाज अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। ओके, एक्यूरेसी का मतलब क्या, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है, okay, उसके पास ही आपका आंसर आ रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जैक्टली मेजर करना है 25 सेंटीमीटर और आप 25 सेंटीमीटर ही मेजर कर रहे हो, तो आप बोलोगे यस सर कि जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। लेकिन आप 25 सेंटीमीटर मेजर करने की जगह पे थोड़ा कम मेजर कर देते हो। ओके, यस, तो आप मेजर कर रहे हो 24.9, तो वो जो 0.01 का है वो एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओके, प्रिसीजन का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका रिजल्ट करेक्ट होना चाहिए, ट्रू वैल्यू के पास होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब है आपको बार बार वो रिजल्ट निकालने के लिए आना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोगों ने एक बुलजाई का भी एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा। ओके, यस, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये बताया था। ओके, अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, ओके, या कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कुछ कारणोंवश, अब उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसके वजह से जो एक्सपेक्टेड रीडिंग रहता है या जो रियल रीडिंग हमको लेना है, ओके, वो रीडिंग लेने के अलावा हम लोग क्या करते हैं, तो एक ऐसा रीडिंग लेते हैं जिसमें थोड़ा सा एरर है। ओके, और लेट अस से हम लोग एग्जांपल लेते हैं थर्मोमीटर का। ओके, यस, तो मैंने सपोज बॉडी टेम्परेचर मेजर किया। ओके, और जब रीडिंग लेना था थर्मोमीटर पे, ओके, तो ऐसा समझो कि मैंने थर्मोमीटर लिया कि मैंने उसको मुंह में होल्ड करके रखा, उसको मैंने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद ओके, गलती से मैंने क्या किया, उसको ओके, 2-3 बार ओके शेक कर दिया, ओके, या उसको जर्क दे दी। तो अब जो एक्चुअल रीडिंग है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हैंडल कर रहे हो, okay, तो वो अगर आप सही तरीके से भी हैंडल नहीं कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट अगर आप गलत तरीके से हैंडल कर रहे हो या उसका प्रोसीजर गलत अडॉप्ट कर रहे हो, तो भी रीडिंग में क्या हो जाता है, एरर आता है। ओके, यस, तो जो अनसर्टेनिटीज है वो आपको यही बताता है, पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला जो है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, कभी वो एक्यूरेट रीडिंग बताएगा, कभी वो नहीं बताएगा। हम लोग बोले कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन क्या रहेगा, खराब रहेगा। ठीक है, सेकेंड, स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। यस, तो अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं जानते हो, okay, और आपको मैं पहली बार या दूसरी बार ही वो दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में क्या होगा, आपके पास स्किल नहीं है। कोई भी XYZ इंस्ट्रूमेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मास मेजर करना है, ओके, यस, या फिर मेरे को वॉल्यूम मेजर करना है, तो इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, थर्ड वन, द मेथड फॉर या द मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट। अब हम लोग बोलते हैं कि जितने भी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहते हैं, उसके छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं या असेंबली लाइन्स रहते हैं, ओके, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट रहता है जिसको बोलते हैं SOP। SOP यानी क्या, हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, तो मेजरमेंट्स के लिए भी जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो उसका एक SOP रहता है, एक इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसा यूज करना है, किस तरह से मेंटेन रखना है। okay? अगर आप वो SOPs फॉलो करते हो, तो इंस्ट्रूमेंट भी सही रहेगा, और आप जब मेजरमेंट लोगे तो उसका तरीका भी क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके, तो स्पेशली जिनके पेरेंट्स ओके इंडस्ट्री में है या इंजीनियर्स हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, तो आप उनसे भी कुछ इंफॉर्मेशन लीजिए। आप ग्रुप पे भी अगर वो शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को उसमें हेल्प हो जाएगी। ओके, यस, तो थर्ड वाला हम लोगों ने देख लिया, द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्हें क्या होता है, हम लोग बोल रहे हैं लेटर से एक पेंडुलम है, और पेंडुलम का मैं टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूँ, उसके ऑसिलेशन का कितना होना है, बराबर है, यानी एक ऑसिलेशन करने के लिए पेंडुलम कितना टाइम लेता है। अभी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बट अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट ओके, यस, एनक्लोज्ड एरिया में नहीं कर रहा हूँ, ओके, यस, ओपन में कर रहा हूँ, और ओपन में जब मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा इमेजिन करो कि थोड़ा सा विंड आ गया, तो विंड की वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑसिलेशन रहेगा, तो ऑसिलेशन को शायद एनर्जी मिल भी सकती है, या वो ऑसिलेशन डैम्प भी हो सकता है, यानी वो जो विंड है वो ऑसिलेशन को हेल्प भी कर सकता है या उसको अपोज भी कर सकता है। तो ऐसे इसमें जब मैं टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट करूंगा, ओके, तो मैं बोलूंगा कि जो टाइम पीरियड है उसमें क्या आ गया, एरर आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, विंड। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि
लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो जो स्ट्रिंग है, सपोज वो वायर जो है, ओके, तो वो मेटल की ली भी है मैंने। अब उसमें क्या हो गया, थर्मल एक्सपांशन हो गया। मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर चेंज हुआ तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओके, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों ने उसका फॉर्मूला भी देखा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ओके। बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग अनसर्टेनिटीज हैं, की वजह से क्या है, देर आर एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट, ओके, या एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट, ओके। उसके पहले उन्होंने एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। कैन यू टेल इफ अ 10 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेजर लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ अप टू mm using a meter scale, do you think their answers will be identical? अब इमेजिन करो कि एक 2 मीटर का क्लॉथ है, ओके, यस। तो अब वो 2 मीटर का जो क्लॉथ है, वो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसका मुझे लेंथ मेजर करके बताओ, और मुझे एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, ओके, में चाहिए, यस। तो सपोज एक जो स्टूडेंट है उसने उसको मेजर किया और वो बोला कि सर इसका जो लेंथ आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1.999 मीटर। यस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो बेसिकली जो क्लॉथ है का लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ, इट इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर यानी कितना हुआ, 2000 ये ध्यान में रखना है आपको, okay? तो बेसिकली अगर मैंने पहला वाला रीडिंग जो लिया, ओके, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने मुझे रीडिंग बताया x1, और उसका जो रीडिंग आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1999 ये बेसिकली कितना हुआ, अगर मीटर में मैंने लिया तो 1.999। सेकेंड स्टूडेंट में भी इसको एग्जैक्टली ऐसे मेजर करेगा एज 2000 मीटर, सॉरी एज 2000 यानी उसने 2 मीटर मेजर किया। अब मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ नहीं है कि इसका लेंथ 2 मीटर है। थर्ड स्टूडेंट जो है मे बी एग्जैक्ट मेजरमेंट के इसमें विल मेजर इट एज 2001 यानी कितना हुआ 2.001। अब आप चेक करो कि एक्चुअल जो रीडिंग है वो 2 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो एरर आया हुआ है, ओके, तो ऊपर भी 1 का एरर आया है, ओके, नीचे भी कितना आया है, 1 का एरर आया है, ओके। तो ये आपको समझना है कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो ओवरऑल अगर ये 3 रीडिंग से मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारा जो मीन रीडिंग है, यानी जो बीच का रीडिंग है, वो है x इक्वल टू 2000 ओके, यस। लेकिन यहाँ पे एक कम है और यहाँ पे एक ज़्यादा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे +-1 ब्रैकेट इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका लोअर लिमिट लिखूँ, okay, तो इसका लोअर लिमिट आएगा 2000 - 1 दैट इज 199 तो 1999 ओके। एग्जैक्ट अगर मैं बीच का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखूँ वो होगा 2000 ओके। टाइम ठीक से लिख देता हूँ मैं, हम लोग मिलीमीटर में ही बता रहे हैं। और ये जो रीडिंग है जो आपका अपर लिमिट आएगा दैट विल बी 2001 आई होप आपको ये क्लियर है, okay? तो ये मैंने बस बताया कि ये तो हम लोगों ने 3 रीडिंग के लिए है। अब ऐसा बोला हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का रीडिंग शायद, okay, तो 1.99 या 1999 ये में भी 4 स्टूडेंट्स का रीडिंग आया है, okay? ये वाला जो रीडिंग है ये में भी 5 स्टूडेंट्स का आया है, और मैं बोलूँगा ये जो है ये एक ही स्टूडेंट का है, यस। तो जितने ज़्यादा मैं रीडिंग लेता हूँ उतना वेरिएशन भी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सब आगे देखने वाले। फिलहाल विल मूव टू द टेक्स्ट बुक। What are errors in measurements? Faulty measurements of physical quantity can lead to errors. Okay? जब आप मेजरमेंट करते वक्त ही कुछ गलती करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्टी प्रैक्टिस ऑफ मेजरमेंट, या फिर उसको खुद हम लोग बोलते हैं फॉल्टी मेजरमेंट। तो जब आप मेजरमेंट ही गलत करोगे तो एरर तो आना ही है, ओके। एंड द एरर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ओके। पहली वाली जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर, ओके। अब जो सिस्टमैटिक एरर्स है तो वो क्या होता है बेसिकली, तो मैंने आपको बोला कि एरर्स के 2 मेन कारण होते हैं, ओके, यस। पहला कारण ये है कि अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ओके, उसमें कुछ इफेक्ट है, ओके।
या उसमें कुछ फॉल्ट है, तो वो भी एरर लाएगा। या फिर दूसरा कारण ये है कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने नहीं आता। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो आपको ये बता रहा है कि जो आप ओरिजिनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें ही कुछ एरर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में खुद एरर है। ओके, यस। तो ये इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले हम लोग ये पैरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। Systematic errors are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy involving either the observation or measurement process. Okay, inherent to the system. अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है either observation और measurement process। तो अगर measurement process भी गलत रहा, ओके, तो बेसिकली इन लोगों ने वो भी इंक्लूड कर दिया है सिस्टमेटिक एरर्स में। ओके, यस, तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स मे बी ड्यू टू इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन यानी क्या, तो जैसे आप स्केल देख रहे हो, तो स्केल के ऊपर जो लाइंस रहते हैं, वो लाइंस जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कैलिब्रेशन रहता है। ओके, स्केल स्टार्ट होता है तो जीरो का लाइन रहेगा। ओके, अब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो जीरो से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करते करते जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं वो होती है 15 सेंटीमीटर की, कुछ स्केल्स 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, यस। तो इमेजिन करो हमारे पास एक स्केल है, यस, ये हमारा जीरो का मार्क है, ये 1 का मार्क है, ये 2 का मार्क है, ये 3 का मार्क है, ये 4 का मार्क है। अब ये जीरो से लेके मैं इसमें डिविजन्स बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला डिवीजन थोड़ा बड़ा, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, और ये 10th। तो ये जो डिवीजन है वो कितना है, 10 mm का। आपको आ रहा है समझ में? यस। अब 1 से लेके 2 जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने कुछ ऐसा किया, 2, 3, और ये हुआ मैंने लिखा 20 mm का। अब यहाँ पे एक फॉल्ट हो गया। फॉल्ट क्या हुआ, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे, देखो, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 यानी ये क्या बता रहा है आपको, तो दिस इज ऑफ 5 mm। ओके, फिर 6, 7, 8, 9, और फिर ये हुआ आपका 10 mm का, बराबर। अब जब मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 10 के बाद 11, 12, 13, एक और डिवीजन होना चाहिए था 14 का, और उसके बाद ये होना चाहिए था 15। बट यहाँ पे, ओके, बेसिकली मैंने क्या किया है, जो ये आधा डिस्टेंस है, ओके, जो 15 mm पे होना चाहिए था, ओके, वो मैंने 14 mm पे ले लिया है। और 14 mm के बाद फिर अगला क्या आता है, तो 15, 16, 17, 18, 19। ओके, यस। तो बेसिकली क्या हो गया कि टेक्निकली मुझे ये जो रीडिंग है, ओके, यस, वो कितनी फिर आती है, अगर मैं नंबर ऑफ डिविजन्स के हिसाब से जाता हूँ तो वो 19 mm हो जाता है। ओके, यस। एक बार देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो लास्ट वाला है इसको मैं जोड़ देता हूँ। okay? अब हो क्या रहा है कि ये जो पहला 1 सेंटीमीटर है, okay? या पहला जो 10 mm है, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, ये एक्यूरेट है। लेकिन जो दूसरा 1 से लेके 2 जो है, तो उसका जो 1 सेंटीमीटर है, okay? वो एक्यूरेट है क्या, नहीं। तो रियल में उसका वैल्यू कितना है, इट इज 0.9 सेंटीमीटर, यानी वो 9 mm है। लेकिन स्केल पे हम लोग इतना अगर ध्यान नहीं देते तो हम लोग ये 9 mm को भी क्या कंसिडर करेंगे, एज 1 सेंटीमीटर या 10 mm कंसिडर करेंगे। तो मैंने अगर आपको बोला कि मुझे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बना के दो, तो आप लोग ये 4 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से बना लोगे। okay? आपको ऐसा लगेगा कि सर ये 0 से लेके 4 तक हम लोगों ने लाइन बनाई, तो आपके ध्यान में ऐसा रहेगा कि सर इसका जो लेंथ है दैट इज 40 mm और 4 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों को पता है कि इधर एक डिवीजन क्या है, मिसिंग है। एक डिवीजन मिसिंग है, यानी 1 mm से वो लेंथ क्या की है हम लोगों ने, कम पकड़ी। तो रियल में जो आपने लेंथ एक्चुअली बनाई है वो कितनी है, 39 mm की, दैट इज वॉट 3.9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। यस, यस। अच्छा, इसमें अभी कुछ और एग्जांपल दिए मैं, पहले ये रीड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन
For example, an incorrect zeroing of an instrument will lead to such kind of error. Zero of thermometer not graduated or at proper place. Okay, yes. अब इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. जीरो ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है. मेरे पास कुछ डायग्राम्स है, फोटोज है. ओके, तो ये इमेज आपको दिख रही है. अब इसमें जो ये जीरो है, सपोज अगर ये जीरो मैंने प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं किया है, और नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं जैसे स्पीडोमीटर है या वोल्ट मीटर है, तो उसका जो इंडिकेटर रहता है वो जीरो पे रहता है इनिशियली. वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये आप लोगों ने स्कूल में देखा रहेगा. लेकिन वो अगर जीरो पे नहीं है, जीरो से थोड़ा आगे है. ओके, यस. तो जीरो के जगह पे वो 0.1 पे है. तो जब भी हम लोग कोई भी रीडिंग लेंगे, ओके, उसमें वो 0.1 का क्या होगा, एरर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ओके, यस, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसका कैलिब्रेशन यहाँ से है जीरो, इस तरह से, फिर हो रहा है ये 1, फिर ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3 एंड सो ऑन. अब हमारा जो पॉइंटर है वो इस तरह से होना चाहिए, करेक्ट है, जीरो के ऊपर. लेकिन ये हमारा पॉइंटर जो है वो इधर नहीं होके उसका पोजीशन सपोज ऐसा है. तो लेट अस से ये एक एमीटर है, तो एमीटर का पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए था, जीरो पे होना चाहिए. बट अभी ये पॉइंटर कहाँ पे है, तो लेट अस से दिस पॉइंटर इज एट 0.2. ओके, अब ये अगर 0.2 पे है, तो अगर मुझे करंट ऑफ 5 एम्पियर मेजर करना है, ये तो पहले से ही 0.2 पे, तो जब ये लेट अस ये 4 एम्पियर है. अब ऐसा सोचो कि मुझे 4 एम्पियर मेजर करना है, तो पहले से ही 0.2 पे वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है. तो जब करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो जब 3.8 एम्पियर पे पहुंचेगा, तभी आपको वो रीडिंग क्या मिलेगी, या जो रीडिंग दिखेगी इंस्ट्रूमेंट पे वो क्या दिखेगी आपको, इट विल बी 4 एम्पियर. तो बेसिकली आपको मेजर क्या करना था, 4 एम्पियर. ओके, लेकिन ये 0.2 का एरर होने की वजह से 3.8 एम्पियर पे ही आप क्या करोगे, ओके, वोल्टेज और बढ़ाना बंद कर दोगे. ओके, स्कूल में हम लोगों ने सीखा है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. ओके, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो. ओके, ऐसा इमेजिन करो जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 1 ओम है, तो हम लोग बोलेंगे V विल बी इक्वल टू वॉट, 1 इंटू आई. तो आप जब 3.8 वोल्ट पे पहुंचोगे, ओके, तभी आपको करंट का जो रीडिंग दिखेगा यहाँ पे, ओके, वो कितना दिखेगा, 4 एम्पियर. हालांकि आपको कैलकुलेशन से ये पता चलेगा, अरे अपना तो रीडिंग वो 3.8 एम्पियर है. ओके, या हम लोगों का जो एक्चुअल करंट है वो क्या है, 3.8, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कितना दिखा रहा है अपने को, 4 एम्पियर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो यही उन्होंने दिया हुआ है. ओके, even when there is no load, okay, an ammeter showing a current of 0.5 ampere when not connected in a circuit. हम लोगों ने 0.2 लिया, उन्होंने 0.5 लिया. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. अब ये वही है कि आपको इंस्ट्रूमेंट ठीक से यूज नहीं करने आता, या जो एक प्रोसीजर है इंस्ट्रूमेंट किस तरह से हैंडल करना है, उसको होल्ड कैसे करना है. ओके, यस, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपने स्केल कैसे पकड़ना है, एंड टू एंड जिसका भी आपको लेंथ मेजर करना है. अच्छा, रीडिंग देखते वक्त आपने उसको परपेंडिकुलर वे में देखना है, ऐसे स्लैंट वे में नहीं देखना है. तो ये कुछ मेथड्स होते हैं. ओके, so this is an error due to defective setting of an instrument. For example, the measured volume of liquid in a graduated tube will be inaccurate if the tube is not held vertical. अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है स्केल की जगह पे ट्यूब का दिया. अब अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो भी ग्लास या बीकर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको क्या पकड़ना है, उसको सीधा पकड़ना है. ओके, वर्टिकली पकड़ना है. अभी आप उसको टिल्ट करोगे, तो टिल्ट करने की वजह से जो ग्रेजुएटेड रीडिंग होती है, बीकर देखा है आपने या मेजरिंग सिलेंडर देखा है, तो मेजरिंग सिलेंडर पे आपको ऐसे रीडिंग दिखते हैं. ओके, यस, आपको यहाँ पे बताता हूँ. ओके, तो आपके सामने अभी ये एक डायग्राम है दैट इज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. उस पर आप देख सकते हो कि ये सीसी में दिया हुआ है, यानी ये 20 cc, 40 cc, 60, 80, 100, ऐसे 300 cc तक लिया हुआ. तो अगर आप इसको प्रॉपरली वर्टिकल होल्ड करते हो, ओके,
तो जो भी रीडिंग रहेगा, कुछ और भी हम लोग देख लेते डायरेक्ट। यस, ये देखिए, ये अलग अलग यूनिट्स में मेजरिंग सिलेंडर्स दिए हुए। और इसका जो कैलिब्रेशन है, वो कैलिब्रेशन देखिए, वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब आप उसको होल्ड कर रहे हो तो प्रॉपर वर्टिकली होल्ड करो, यानी जो वाटर सरफेस रहेगा वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो वाटर सरफेस की लाइन और कैलिब्रेशन की लाइन क्या होगी, मैच होगी, लाइक दिस। ओके, यस, या वाटर सरफेस की लाइन और ये कैलिब्रेशन की लाइन है। तो ये देखो, हम लोग इसको फिल कर रहे हैं, वाटर सरफेस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और अगर ये प्रॉपर आपने होल्ड करके रखा है तो ये कैलिब्रेशन की लाइन को मैच करेगा। लेकिन आपने अगर उसको टिल्ट किया हुआ है, ओके, टिल्ट करने की वजह से क्या होगा, कैलिब्रेशन की लाइन ऐसी हो जाएगी। ओके, और आपका जो वाटर सरफेस है, देखो, अगर आप मेजरिंग सिलेंडर को टिल्ट भी करते हो तो भी ग्लास में जो पानी का सरफेस रहेगा वो तो हॉरिजॉन्टली रहेगा, लेकिन जो कैलिब्रेशन है, तो टिल्ट करने के साथ कैलिब्रेशन टेढ़ा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करने की वजह से हम लोग एग्जैक्ट रीडिंग मेजर नहीं कर पाते। ओके, मुझे बस आपको ये मेजरिंग सिलेंडर्स दिखाने थे। आई होप आपको ये समझ में आया। और ये जो मार्किंग्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कैलिब्रेशन। ये क्लियर है? ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, या फिर अगर आप उसको प्रॉपरली होल्ड, ओके, या प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर रहे हो तो ये एरर आ जाएगा। फिर जो थर्ड एरर है, दैट इज पर्सनल एरर। अच्छा, अभी जो मैंने पिछला भी डिस्कस किया, तो वो एरर हम लोग पर्सनल एरर में भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यस। अच्छा, सेटिंग में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ओके, कि जो एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ओके, यस, तो उसके अंदर एक और बात है कि सपोज अगर आप कोई चीज़ों का असेंबली कर रहे हैं, असेंबली करते वक्त अगर कोई स्क्रू थोड़ा लूज हो गया, तो भी हम लोग बोलेंगे कि जो भी, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में अगर जो लेंस रखा हुआ है हम लोगों ने, तो आपने देखा रहेगा कि लेंस को जूम इन जूम आउट करने के लिए देयर इज अ स्क्रू। तो वो स्क्रू में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी हम लोग बोलेंगे जो हमारा डिजायर्ड रीडिंग है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, यस। तो एनीवे, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और ये जो पर्सनल एरर है, तो अभी जो हमारा अगला कंसेप्ट है पर्सनल एरर, वो देख लेते हैं। सच एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, bias of the observer, carelessness in taking observation could result in such error. For example, while measuring the length of an object with a ruler, it is necessary to look at the ruler from a direct above. If the observer looks it from an angle, the measured length will be wrong due to parallax. Okay, yes. तो हम लोग बोलते हैं कि अभी ये जो पर्सनल एरर है, तो मैंने आपको जैसा स्केल का एग्जांपल दिखाया था या बताया था, तो स्केल आप जब भी होल्ड करते हो तो रीडिंग मेजर करते वक्त या देखते वक्त आपने उसको ऊपर से देखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, ओके, इसके अंदर एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, पैरालैक्स। पैरालैक्स का मतलब क्या है? तो अब ये जो पेन है, ये मैंने होल्ड किया है, ओके। अब आप इसको 25 या 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रखना है अपनी आंखों से। अब आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट आंख बंद करनी है, राइट खुली रखनी है, फिर राइट बंद करनी है और लेफ्ट खुली रखनी है। ओके, तो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जो पेन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ओके, यस, आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक पेंसिल या पेन सामने रखिए, ओके, पहले लेफ्ट आंख कवर कीजिए, ओके, फिर लेफ्ट आंख कवर करने के बाद, ओके, फिर राइट आंख कवर कीजिए और वो टाइम पे साइमल्टेनियसली लेफ्ट आंख ओपन कीजिए। तो जब आप ये करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका पोजिशन चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरालेक्स एरर। ओके, तो बेसिकली पैरालेक्स एरर जो है, तो उसके मेरे पास कुछ इमेजेस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये लिक्विड लेवल है, और हम लोग बोलते हैं कि अगर ट्यूब का डायमीटर कम रहेगा तो एक मिनिस्कस फॉर्म हो जाता है। तो मिनिस्कस का शेप कैसा रहता है, कॉनकेव रहता है। तो अब देखिए, ये जो कॉनकेव सरफेस है, ओके, तो अगर मैं उसको प्रॉपरली, ओके, सेम लेवल से देख रहा हूँ, यानी जहाँ पे मिनिस्कस है वही लेवल से देख रहा हूँ, तो मुझे जो रीडिंग मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, दैट विल बी 19.70 ml। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा नीचे से देखता हूँ, लाइक दिस, यहाँ से देखता हूँ या फिर थोड़ा ऊपर से देखता हूँ, तो जो मेरी रीडिंग रहेगी, ओके, तो अगर मैं ये एंगल से देख रहा हूँ तो एक्चुअल रीडिंग
की लाइन ये है, ये ग्रीन वाली लाइन, लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा। ओके, मुझे लगेगा कि हमारा जो मिनिस्कस है वो ये लाइन के साथ मैच हो रहा है, और मैं रीडिंग क्या लूंगा फिर, 19.82। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाहता हूँ। ओके, सिमिलरली अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तब हमारा जो रीडिंग है वो इसके साथ मैच होगा, तो ये आपको कुछ दिखेगा 19.62 ml। तो बोलने का मतलब क्या है, ना ऊपर की लाइन बराबर है ना नीचे की लाइन बराबर है, जो बीच की ग्रीन लाइन है वो आपका एक्यूरेट मेजरमेंट है। ओके, यस, आई होप आपको क्लियर है। पैरेलैक्स के और भी कुछ डायग्राम्स हैं, जस्ट शो यू। ये मेजरिंग सिलेंडर का डायग्राम है, वापस डायग्राम या इमेज। तो इसमें देखिए कि आप जब ये वाटर लेवल देखना चाहते हो कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो रीडिंग है उसके साथ आपकी आंख का लेवल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और देखिए विजन जो डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन की जो लाइन है वो ग्लास के सरफेस को कैसी है, इट इज परपेंडिकुलर, या जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके वॉल को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो इट इज सेड कि जो भी स्केल है उसके एग्जैक्ट सामने एकदम नॉर्मल या परपेंडिकुलर वे में आपकी आंखें होनी चाहिए, तब वो रीडिंग में कोई फॉल्ट नहीं आता है। ठीक है, यस, अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर इंक्लाइन देखते हो या नीचे से इंक्लाइन देखते हो तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, वी से देयर इज अ पैरेलैक्स एरर। ठीक है, यस। तो ये एग्जांपल उन्होंने बताया मैं ऑफ रूलर। इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर भी, क्योंकि ये जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इनएक्यूरेसी की वजह से ये एरर्स आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के एरर्स है उसमें पहला जो एरर दिया हुआ है दैट इज रैंडम एरर। नो, व्हाट इज रैंडम एरर? हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती है, जैसे हम लोग बोलते हैं घड़ी बंद पड़ जाती है। तो घड़ी बंद क्यों पड़ती है, तो अंदर का जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके, यस। तो यहाँ पे वही बोला मैं कि these are the errors which are introduced even after following all the procedures to minimize systematic error। यानी हम लोगों ने प्रॉपर एसओपी पूरा चेक किया, वो एसओपी के हिसाब से हम लोगों ने रीडिंग्स लिया। ओके, एसओपी से जो भी रीडिंग्स मिल रहे हैं, ओके, या फिर तो these are the errors which are introduced even after following all the procedures to minimize systematic errors। यानी इसका मतलब क्या है, रैंडम एरर्स यानी क्या है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। भले ही आप कितने भी स्किलफुल हो, भले ही आपने जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है उसको अच्छे से फॉलो किया, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका भी सेटिंग आपने अच्छे से करके रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद ये एरर्स आ जाते हैं। तो ये एरर्स के रीजन क्या है, हम लोग बोले कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे क्लाइमेट हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया बाहर का, ये एटमॉस्फेयर हो गया, या फिर हम लोग बोलेंगे कि सडनली कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट जो है, ओके, यस, उसमें कुछ फ्रैक्चर या फिर कोई टेम्परेरी डैमेज हो गया है, ओके, स्प्रिंग टूट गई है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रैंडम एरर। या फिर रैंडम एरर में कभी कभी क्या हो जाता है कि भले हम लोग कितना भी एसओपी फॉलो करें, लेकिन एक आध बार सपोज अगर मैंने 19.5 रीडिंग लिया है, बट 19.5 की जगह पे गलती से मैं 18.5 लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसको भी हम लोग बोल देते हैं रैंडम एरर। हालांकि ये जो एरर है दिस कैन बी ऑल्सो अकाउंटेड इनटू पर्सनल एरर। ठीक है, यस। तो ये जो एरर है इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोगों ने, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है दीज एरर्स कैनॉट बी एलिमिनेटेड completely, but we can minimize them by repeated observation and then taking their mean average। Okay, the random errors due to variation in the conditions in which experiment is performed, for example the temperature may change during the course of an experiment, pressure of any gas used in experiment may change, or the voltage of power supply may change randomly, etc। एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, ओके, यस, तो उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है। अब उसका हम लोग एक कांस्टेंट रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ तो जो पॉइंटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है रैंडम एरर के कोई भी पर्टिकुलर कॉज या रीजन हो सकता है। ठीक है, यस। और वो रैंडम एरर को भी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक रीडिंग नहीं लेते हैं, वी टेक अ सेट ऑफ रीडिंग। यानी एक सेट ऑफ रीडिंग में एटलीस्ट 5 to 10 ऑब्जर्वेशन रहते हैं, और उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब जो एस्टिमेशन ऑफ एरर है ये कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दो। तो पहली बात मैंने आपको बोला था कि ट्रू वैल्यू निकालना क्या है, इट इज इम्पॉसिबल। तो जब हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है उसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू ने क्या, एकदम एक्यूरेट वैल्यू। तो आप जो भी वैल्यू मेजर करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इंस्ट्रूमेंट में।
आप जितना अच्छा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आते जाओगे उतना आपको ट्रू वैल्यू का जो आपको मिलेगा वैल्यू, ओके, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन का लेंथ है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया तो मुझे 15 सेंटीमीटर मिल रहा है, लेकिन दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेरे को 15.1 देगा, उसके बाद वाला इंस्ट्रूमेंट 15.11 देगा, उसके बाद वाला इंस्ट्रूमेंट 15.1109 देगा। तो जितना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ही एक्यूरेट वैल्यू मिलते जाएगा। हम लोग बोले कि एक्यूरेसी के लिए देयर इज ऑलवेज स्कोप। तो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू क्या है वो हम लोग एक्चुअली निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते तो वी गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू यानी क्या है, तो जैसे ये पेन है, मैंने 10 स्टूडेंट्स को बोला कि ये पेन लो और इसका मेरे को लेंथ मेजर करके बताओ। तो जो 10 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन उसको मैं नोट करूंगा एज x1 x2 x3 सो ऑन टिल x10, और उसका फिर मैं एवरेज ले लूंगा। कैसे, तो मैं बोलूंगा एवरेज, ओके, दैट इज x या xm, ओके, मीन वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट x1 plus x2 plus dot 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 x10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज गोइंग टू बी 10। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला हुआ है कि जो a मीन है उसका फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन a1 से लेके an तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग बोलेंगे n। अब ये n को हम लोगों ने बाहर ले लिया, और ये जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ, ओके, वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n ai, ओके। ये आपको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, okay? तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशन लिए एक रीडिंग के, अभी ये टेम्परेचर्स भी हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा a1 a2 a3 डॉट 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 an, ओके। तो मैं बोलूँगा जो मीन वैल्यू है उसको am भी बोलते हैं या फिर a बार भी बोलते हैं। इट इज गिवन बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज गोइंग टू बी अबाउट, या कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है तो n है, तो इट विल बी अपॉन n। ये क्लियर है आपको। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट अस से a1 का वैल्यू जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, a2 का जो है इज 25.5 डिग्री सेल्सियस, a3 का जो है 24.8 डिग्री सेल्सियस, a4 का जो है 25.2 डिग्री सेल्सियस, a5 का जो है इट इज 24.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं बोलूँगा इसका मीन का वैल्यू क्या आएगा, तो इट विल बी 25 प्लस 25.5 प्लस 24.8 प्लस 25.2 प्लस 24.5। अच्छा, कितने ऑब्जर्वेशन है, 5। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा, ओके, इसका सम आता है 125 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज गोइंग टू बी 5। तो मुझे am का वैल्यू कितना मिला, am का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी 25, और उसका यूनिट जो है हम लोग लिख देते हैं दैट विल बी 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो चाहिए तो आप इसको एज ए एग्जांपल करके नोट कर सकते हो, प्लीज लिख लेना है। टेक्स्ट बुक पे जाते हैं हम लोग, ओके। अब ये जो ए मीन है तो वो क्या है बेसिकली, तो वो मैं आपको बताना शायद भूल गया, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एन को हम लोगों ने बाहर ले लिया, और ये जो a1 प्लस a2 है तो उसको लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल द ए, लेकिन वो जो ऑल द ए तो वो एक ही फैमिली के, तो उसको मैं बोल देता हूँ, डिनोट करता हूँ आई, और वो जो आई है उसका वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। इसका मतलब क्या, तो आई का पहला वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा a1। आई का दूसरा वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया a2। आई का तीसरा वैल्यू क्या है 3, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला, ओके, यस। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो साइन है दैट इज कॉल्ड एज समेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो हम लोग बोलेंगे, कल हम लोगों ने डेल्टा एक्स देखा था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट रीडिंग है तो उसके अंदर जो एरर होगा वो क्या रहेगा, डेल्टा a1 विल बी इक्वल टू ए मीन माइनस a1। यस, कुछ बुक्स में उसको ये जो मॉड्यूलस साइन है तो मॉड्यूलस साइन के अंदर बोला हुआ है a1 माइनस a मीन, ओके। आप उसको ए मीन माइनस a1 लो या a1 माइनस a मीन लो, बात सेम ही है, क्योंकि मॉड्यूलस साइन की वजह से
जो आपका फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, A2 के लिए क्या रहेगा, ए मीन माइनस A2। AN के लिए क्या रहेगा, ए मीन माइनस AN। ओके, यस। तो अभी ये सब हमको क्या मिले, एरर्स मिले। तो मैं बोलूँगा ये एरर का भी एवरेज निकाल सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो अभी ये जो A1 A2 A3 टिल AN है, तो मैं बोलूँगा पहले रीडिंग के अंदर का जो एरर है डेल्टा A1, दैट विल बी AM माइनस A1। इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। ठीक है, डेल्टा A2 जो रहेगा that will be AM minus A2. Again, it will be absolute error in reading second. So on, delta AN जो रहेगा that will be AM minus AN. That will be again absolute error in reading N. Okay? तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि A1 A2 A3 AN का हम लोगों ने एक मीन रीडिंग लिया, ओके, मीन रीडिंग या मीन वैल्यू कैलकुलेट किया उसका, ओके, तो उसी तरह से ये जो एरर्स है, ओके, तो इंडिविजुअल एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 इस तरह से लेते हैं। तो एक कॉमन रेंज या फिर एक कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, ओके, वी डिस्कस अ कंसेप्ट और विल डिस्कस अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत ही सिंपल है ये। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ए एम विच इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN होल अपॉन एन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में जाके चेक कर लेते हैं। देखिए डेल्टा ए मीन, ओके, इज नथिंग बट डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन एन। ओके, इसमें से भी उन्होंने एन को बाहर निकाला है और इसको लिख दिया है समीशन ऑफ डेल्टा AI वेर आई गोज फ्रॉम 1 टू n। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यानी आपको ये फॉर्मूला क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यस, तो दिस इज बेसिकली योर फॉर्मूला 1 by n वेर आई गोज फ्रॉम 1 टू n डेल्टा AI। ये इक्वल टू है साइन, ओके, इन्होंने यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये साइन जो है i इक्वल टू 1 टू n रहता है। ठीक है, यस, ये देखिए यहाँ पे अभी ये क्लियर दिख रहा है इक्वल टू का। okay? तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई भी पार्ट का हम लोगों को वैल्यू स्पेसिफाई करना है, जैसे अगर मैं कोई लेट अस से एक स्क्रू ले रहा हूँ मार्केट से, तो स्टैंडर्ड साइज का अगर वो स्क्रू अवेलेबल रहेगा, उसका साइज कैसे दिया रहता है, ठीक है? उसका साइज देते वक्त हम लोग लिखते हैं उसका ए मीन का वैल्यू प्लस माइनस एरर का वैल्यू। ठीक है, यस, तो ये भी आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारा ए एम का वैल्यू कितना आया, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस, और अगर मैं डेल्टा ए एम निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं डेल्टा ए वन क्या आएगा मेरा, तो इट विल बी जो मीन वैल्यू है यानी 25 माइनस 25 बराबर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। डेल्टा ए टू क्या आएगा हमारा, ठीक है, मैं बोलूँगा ए एम दैट इज 25, ओके, माइनस ए टू, तो ए टू का वैल्यू कितना है 25.5। ये हो गया, 25 में से 25.5 गया तो माइनस 0.5, लेकिन माइनस 0.5 का मॉड्यूलस क्या होगा, प्लस 0.5। डेल्टा ई थ्री, ओके, तो वो होगा आपका कितना 24.8, या 25 माइनस 24.8, उसका आंसर आएगा 0.2। डेल्टा ए फोर दैट विल बी 25 माइनस 25.2, तो ये जो एरर रहेगा वो आपका कितना रहेगा, तो 25 में से 25.2 है तो माइनस 0.2, लेकिन अगेन मॉड्यूलस की वजह से प्लस 0.2 हो गया। डेल्टा ए फाइव 25 माइनस 24 का भी आंसर आपका कितना आएगा, सो इट विल कम एज प्लस 0.5। अब ये सबको ऐड कर देते हैं, 0.5 बन गया 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो मैं बोलूँगा कि जो डेल्टा ए एम होगा दैट विल बी समीशन ऑफ ए आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n
होल अपॉन एन, बराबर है। ठीक? इसका समीशन का वैल्यू कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री सो ऑन, इनको सबको ऐड करने के बाद आता है आपको 1.4 अपॉन एन कितने हैं, तो 5 रीडिंग है, तो मैंने लिख दिया 1.4 अपॉन 5, 0.7। तो अब आपका फाइनल जो आप स्पेसिफिकेशन दोगे तो वो कैसे दोगे, तो जो हमारा ए का वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, ए एम प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ए एम का वैल्यू कितना है अपना, ए एम का वैल्यू है 25 प्लस माइनस 0.7, इसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे और बाहर अपन डिग्री सेल्सियस का साइन। ओके, आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, तो एज ए एग्जाम्पल करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत ही सिंपल है, तो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। ओके, अब इसके अंदर ये कुछ आपको दिया हुआ है पैरा, वो आप लोगों ने पढ़ लेना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा बताया हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ ए है इट विल लाई बिटवीन ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एनीवे अगेन विल कंटिन्यू विद रिलेटिव एरर। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन अपॉन ए एम। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो रिलेटिव एरर रहेगा इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा ए एम। ओके, ए मीन की जगह पे मैं डेल्टा ए एम लिख रहा हूँ अपॉन ए एम। ये क्लियर है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ लाइक दिस। इसके बाद एक और फॉर्मूला आने वाला है, वो भी चेक करेंगे। अब रिलेटिव एरर को ही जब हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, परसेंटेज। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। परसेंटेज एरर यानी क्या है, तो इट इज रिलेटिव एरर टू 100, दैट इज डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू ब्रैकेट, बाहर जो साइन रहेगा वो परसेंटेज का। अच्छा, अभी जो रिलेटिव एरर है तो उसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है, इट इज अ रेशो, रेशो ऑफ एरर। एरर का जो यूनिट है वही ओरिजिनल क्वांटिटी का यूनिट रहता है, तो वो यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और परसेंटेज एरर का भी कोई यूनिट नहीं होता है, इट्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर, 5.40 मीटर एंड 5.35 मीटर। ओके, तो एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ओके, तो फिलहाल मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर अ गिवन स्फीयर, जो रेडियस के वैल्यू है, तो मैं R1, R2, R3, R4 एंड R5, मेरे ख्याल से 5 वैल्यूज दिए हुए, एक बार वो चेक कर लेते हैं हम लोग। 5.63, 5.54, 5.63, 5.54, एक शायद 5.44 है। ओके, 5.63, 5.63, 5.54, 5.44, 5.40 एंड 5.3, 5.40 एंड 5.35। ओके, और ये सब किस में दिए हुए, मीटर में दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीन वैल्यू निकालेंगे। मैं बोलूँगा मीन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आर एम इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये हो जाएगा आपका 5.63 प्लस
5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 विच इज़ इक्वल टू, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हुआ 27 पॉइंट, तो इसका जो टोटल आया वो अपना आया 27.36 divided by 5 is going to be 5 5s are 25.23 5 4s are 20 again remainder 2 sorry remainder 3 आएगा अभी, तो 5 7s are 35 remainder 1 5 2s are 10, okay? तो हमारा जो आंसर आ रहा है that is coming as 5.472 मीटर, okay? तो टेक्स्ट बुक में भी देखिए जो मीन का वैल्यू है वो आ रहा है 5.472 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एरर निकाल लेते हैं, तो एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डेल्टा R4 डेल्टा R5, ये बाद में आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है, दैट विल बी RM माइनस R1 मॉड्यूलस साइन, RM माइनस R2 अगेन मॉड्यूलस साइन, RM माइनस R3 अगेन मॉड्यूलस साइन, RM माइनस R4 अगेन मॉड्यूलस साइन, RM माइनस R5 अगेन मॉड्यूलस साइन विच इज इक्वल टू, ओके, तो RM का वैल्यू जो आया अपना दैट इज 5.472 माइनस, तो पहला वैल्यू है दैट इज 5.63, ओके, जो सेकेंड वाला रहेगा दैट विल बी 5.472 माइनस 5.472 माइनस R2 का वैल्यू जो है दैट इज 5.54, के बाद जो रहेगा दैट विल बी अगेन 5.472 माइनस 5.44 5.472 माइनस 5.40 एंड लास्ट वाला जो रहेगा 5.472 5.3, ओके। अभी जो सब्ट्रैक्शन है ये आप लोग कैरी आउट कर लो, तो इस तरह से ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आएगा 5.472 माइनस 5.63 दैट विल कम एज माइनस 0.158, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से जो नेगेटिव है वो क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा बट मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो गया, ये बन गया 0.068, ये 5.472 माइनस 5.44 ये हो जाएगा 0.032, 5.472 माइनस 5.4 ये हो गया आपका 0.072, 5.472 माइनस 5.35 ये आपका बन गया 0.122, ठीक है। अभी आपको डेल्टा R1 डेल्टा R2 ऐसे करते करते डेल्टा R5 मिल गया, आपका अभी अगला काम है डेल्टा RM निकालने का, तो दैट विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 प्लस डेल्टा R5 अपॉन 5, ठीक, तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो आता है 0.452 divided by 5 that is going to be 0.09, okay, yes, ये 9 5s are 45 हो गया, okay, is going to be 4, तो आपका डेल्टा RM का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कमिंग 0.0904 टर्म्स ऑफ बीटा, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, तो इसको प्लीज़ कॉपी कर लेना है, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं 0.094 मीटर, ओके। अब उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर के लिए उन्होंने क्या किया, ओके, तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, तो इट इज डेल्टा RM अपॉन RM, ओके, तो मीन वैल्यू ऑफ एरर ये लिया अपॉन मीन वैल्यू ऑफ, ओके, जो रेडियस है,
तो इसका जो रेशियो है दिस इज कमिंग एज व्हाट 0.017 और उसको ही परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया है इंटू 100 कर लिया। तो आपका जो परसेंटेज एरर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1.7%। तो इसके बाद आपका एक और कंसेप्ट बाकी है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और भी कुछ न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, सो विल स्टॉप फॉर हियर।